नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ में है विदर्भवादी नेता तथा रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य श्री छेल बिराजी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई, बार बार मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो, कि खास बात है क्या? एक्चुअली भारी डिमांड के बाद आपके जो चर्चा होने के बाद लोगों के सुझाव आते हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया है, इसलिए हम एक बार फिर आ गए आपके सामने। अभी विषय भी रेलवे के ऊपर है। सर, आपने जो निवेदन दिए थे गडकरी जी को, वो निवेदन से जो रेलवे की जो जनरल टिकट की खिड़की है वो खुल चुकी है, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? हमारी पूरी रेलवे सलाहकार समिति जो है काफ़ी दिनों से प्रयत्न कर रही थी कि लूट मार रेलवे की बंद हो। आखिरकार हमें सफलता मिली। नितिन गडकरी जी जब गोंदिया आए थे 29 तारीख को, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और रेल मंत्री को उन्होंने अपील किया कि ऐसा सब बंद होना चाहिए लूटपाट। तो रेल मंत्री ने नितिन गडकरी जी को बोलने से टिकट का जो आरक्षण का बंद कर दिया है। गोंदिया नागपुर, गोंदिया रायपुर और सभी जगह जहाँ कम दूरी की यात्रा है, सब में टिकट जो है खिड़की से मिलेगी, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी है। हम पूरा रेल कमेटी नितिन जी का आभार मानते हैं और स्वागत करते हैं। सर, रेल यात्री लोग के लिए भी कुछ सुविधा होना चाहिए रेल ट्रेन में, तो उसके बारे में थोड़ा। और रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं बहुत सारी होना चाहिए। रेलवे में जैसे दवाई मिलना चाहिए, और रेलवे में कोई भी ज़रूरत का सामान किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रेन क्या है 2 मिनट के लिए स्टेशन में रुकती है। कोई भी पैसेंजर उतरेगा, उतने में ट्रेन चल पड़ती है। तो ट्रेन में एक ऐसा डब्बा होना चाहिए जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान यात्रियों को मिल सके, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। सर, कश्मीर के मुद्दे पर जो द कश्मीर फाइल बनी है, जिसमें बताया गया है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको पलायन करना पड़ा, लेकिन पलायन की जो स्थिति है आज भी ऐसी है, कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे उस बारे में? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व जम्मू कश्मीर के वजीर आजम शेख अब्दुल्ला, ये दोनों ने दो धारा 35 है और 370 का बीज बोया था। आज वो बीज की फसल फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ये लोग काट रहे हैं। ये सब मिलके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं। अभी बीच में ये तीनों नज़रबंद थे, उस समय कोई घटना नहीं हुई, कोई किसी का हत्या नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ, इन तीनों नेताओं को, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और तुम्हारे महबूबा मुफ्ती, इन तीनों को फिर से नज़रबंद किया जाए, ताकि कश्मीर में, कश्मीरी घाटी में हिंदू लोगों को, कश्मीरी पंडितों को मरने से रोका जाए। सर, कुछ ही दिन पहले ईडी की जो कार्रवाई हुई, जैसे जिसमें जो गांधी परिवार को निशाना बनाया गया है, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? ईडी की जो कार्यवाही, जो कांग्रेस जो है, एक कहावत है कि बिल्ली सो चूहे खा के हज को चली। तो आज कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं कि ईडी कार्रवाई गलत है, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने इतनी गलत कार्रवाई की है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था। उस समय यूपी की सरकार, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नैतिक जवाबदारी खुद ने ले लिया। उन्होंने सरकार गिरा दी। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने बेकसूर 4 राज्यों की सरकारें, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन चारों का कोई कसूर नहीं था, और चारों को बर्खास्त कर दिया क्योंकि वह ढांचा गिरा था करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार को बर्खास्त नहीं करी, 8 साल हो गए, एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं करी। जबकि ये इतना करते हैं, बार बार सरकारों को बर्खास्त करते हैं, इन्होंने धंधा बना लिए। आज ये बोलते हैं कि ईडी गलत उपयोग कर रही है, जबकि गलत उपयोग तो इन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी को उपयोग ही नहीं कर रही है, सब इन्होंने किया। बार बार सरकारों को बर्खास्त करना, बार बार आरोप लगाना, सभी कांग्रेस के देन है जो आज देश भुगत रहा है। सर, कांग्रेस कह रही है कि ईडी की कार्रवाई एक षड्यंत्र है, ईडी जानबूझ के हमारे नेता पे कार्रवाई कर रही है, क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। और ये जो गांधी परिवार जमानत में चल रहा है, तो ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि कोई परिवार बरसों से जमानत में चल रहा है। लेकिन कोई भी आदमी को जब सज़ा होती है, कोई केस चलता है, तो उसको जमानत मिलती है, कुछ दिनों के लिए मिलती है, और उसको पेश होना पड़ता है जांच ब्यूरो के सामने या थाने में, और विदेश जाने में या जिले से जाने में पाबंदी लगती है। लेकिन ये गांधी परिवार तो पूरी दुनिया घूम रहा है और जमानत पे चल रहा है। कभी 2G घोटाला, कभी GIG घोटाला, कभी कोल घोटाला, कभी विमान घोटाला, कभी
स्टैम्प पेपर घोटाला, ये सब घोटालों की सरकार चलाई इन लोगों ने। आज भारतीय जनता पार्टी को 8 साल हो गए, लोग भूल गए घोटाला क्या होता है। बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आरोप तो लगेंगे, जो काम करेगा उस पर आरोप लगेंगे। इनका काम आरोप लगाना है और लगाते रहेंगे ये लोग। सोने की चिड़िया कहने वाला भारत एक समय में अखंड भारत था, आज स्थिति कुछ अलग है। सर क्या बोलेंगे इस बारे में? 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज गए थे भारत छोड़ के, उस समय सवाल उठा था कि प्रधानमंत्री कौन हो। तो सुनने में आया 14 नेताओं की कार्यकारिणी थी, उसमें से 14 में से 13 वोट मिले थे वल्लभ भाई पटेल को और 1 वोट मिला नेहरू को, जो कि खुद का वोट था। लेकिन गांधी जी, महात्मा गांधी का हस्तक्षेप के कारण वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और 1 वोट वाले जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अगर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो संसार के मानचित्र में भारत का नक्शा अखंड भारत का होता था। लेकिन नेहरू की कारगुजारियों के कारण खंड खंड हो गया देश। पाकिस्तान गया, बांग्लादेश बना, नेपाल गया, तुम्हारे अफगानिस्तान गया। देश को खंड खंड करने में ये नेहरू परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि नेहरू परिवार कहाँ से आया। मोतीलाल जी नेहरू के पहले कोई नेहरू हमने सुना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के बाद में कोई नेहरू सुना ही नहीं। जबकि जो जातियाँ होती है, उपनाम होते हैं, लाखों करोड़ों में होते हैं। कोई भी सरनेम लाखों करोड़ में होता है, लेकिन नेहरू जो सरनेम है वो हम सिर्फ मोतीलाल नेहरू से चालू होता है और जवाहरलाल नेहरू पे ख़त्म हो जाता है। तो भारत को, जो अखंड भारत को खंड खंड करने में नेहरू परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित थे। आज की चर्चा हमें आपको कैसी लगी, इस बात से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आप कमेंट करें, ज़रूर बताएं। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।